हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। जैसा कि हम यूपी बोर्ड क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2020 के पेपर का हल देख रहे थे। हमने खंड का में पिछले के प्रश्न देखे, अब खंड खा के प्रश्न हम देखेंगे। पिछले का जो पार्ट है उनमें हमने क्वेश्चन हल करके दिखाए हैं। दो पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड। यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। खंड खा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 15वां क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पवन है, हिमनद है, जल है, पशुचारण है। तो इसमें दूसरा ठीक होगा, हिमनद। उसके बाद 16वां, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो इसमें धान दिया है, बाजरा दिया है, गेहूँ, मक्का। तो इसमें का ठीक होगा, तीसरा गेहूँ होगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसमें चारों ऑप्शन में से तीसरा ठीक होगा, सौर ऊर्जा। इसी को असीमित स्रोत, मतलब ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त ना हो, उन्हें सीमित स्रोत कहते हैं, गैर परंपरागत। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ठीक होगा, सीमेंट। उसके बाद 19वां है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसमें दूसरा ठीक होगा, लिखा है 1 जनवरी 1995 में। उसके बाद 20वां है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो इसमें चार इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला ठीक होगा, पूंजी। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन आते हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जो कि ये 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है, यह किस खनिज से संबंधित है। तो आपको जानकारी होगी कि कोडरमा झारखंड जो है प्रदेश है, उससे बिलोंग करता है, मतलब उससे संबंधित है। और एक अब्रक खनिज है, उससे संबंधित है। आपको मैंने उत्तर लिखा है, दिखा देता हूँ। ये है इसका उत्तर। हमने लिखने ऐसे ही आपको यूपी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या डालना, पहले उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 21। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो देखेंगी, उसमें भी हमने ऐसे ही लिखकर बताया है। तो कोडरमा झारखंड राज्य में स्थित है, ये अभ्रक खनिज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्योंकि 22वां है, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। ये भी 2 नंबर है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्वयं ऐसा समूह, मतलब जो अपनी सहायता स्वयं करता हो, उसे सहायता समूह कहते हैं। मैंने लिखा इसका आंसर, आपको दिखा देता हूँ। इस तरह आपको लिखना है, एक लाइन छोड़कर। प्रश्नोत्तर संख्या 22। उसके बाद एक ऐसा समूह जो अपनी मदद स्वयं ही करता है, स्वयं सहायता समूह कहलाता है। उसके बाद इसमें जो महिलाएं हैं वो 15 से 20 महिलाएं मिलकर, या पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं, वर्तमान महिलाओं का ही ये समूह कहलाता है। तो 15-20 महिलाओं जो है समूह बनाकर अपनी जो बचत होती है उसको, जो कोष है, उसी में इकट्ठा करती है। और सार्वजनिक स्थानों पर या अपने उसी जो फंड, मतलब कोष है, उसमें से कोई भी सदस्य ले सकता है, ब्याज या समयावधि तय करके, और सहमति बनकर वो ले सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है स्वयं सहायता समूह। महिलाएं अधिकतर मतलब इस समूह में शामिल होती हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 23वां है, संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर याद करके तैयार करके जाइएगा। तो इसका उत्तर भी हमने लिखा है कि वे कार्यस्थल जहाँ रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है, यहाँ होती है लिखने को भूल गए हम, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब वे कार्यस्थल या वे कार्य स्थान जहाँ जो रोजगार है इनकी जो समय अवधि है वो नियमित मतलब रोज दैनिक व सुनिश्चित मतलब निश्चित होती है, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ होती जोड़ देना है आपको। अगले प्रश्न देखते हैं। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 24वां है, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तैयार करके जाइए। तो अभी देखते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्वेश्चन कॉम्पिटिटर्स मतलब कंपटीशन वगैरह उसमें भी पूछा जाता है। तो जैव विविधता का अर्थ मतलब आपको हेडिंग डालना है जैव विविधता से। जैव विविधता जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरब वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। जी हाँ, आज पर्यावरण जैव विविधता ये बदलाव हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे कई जीवों की प्रजातियां वह लुप्त हो गई हैं और कई जीवों की संकटग्रस्त भी जातियां हैं। तो ये जैव विविधता है, मतलब जीवों में जो पाई जाने वाली विविधता है उसी को जैव विविधता कहते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें इसका महत्व भी पूछा है, तो महत्व भी लिखना है आपको। मानव जीवन के लिए महत्व। तो मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास, परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैव विविधता के उपभोग की दृष्टि से ही मानव ने अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया। कृषि एवं पशुपालन इसी की आवश्यकता का परिणाम है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि अथवा में है, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ये भी 3 नंबर का है, चाहे ये लिख दीजिए चाहे मैं आपको दोनों बताऊंगा, चाहे आपको याद होना चाहिए दोनों। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, जरूरी नहीं है। तो खनिज आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, खनिज सीमित मात्रा में है तथा इनके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें शब्द मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़े और बढ़ा सकते हैं शब्द। कुछ खनिज तो समाप्त होने की कगार पर हैं। अगर इन्हें संरक्षण नहीं किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। इससे आने वाली पीढ़ी को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त खनिज संसाधनों के संरक्षण से भावी आर्थिक विकास की संभावना भी बनी रहती है। आप यहाँ तक लिख सकते हैं, पूरे नंबर प्राप्त होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि 25वां जो कि वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर तैयार करके जाइएगा, 3 नंबर में ही है ये भी। तो हम देखते हैं वैश्वीकरण। हमने नोट्स बनाया है जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, बड़ी मेहनत से ये हमने लिखा है, लिखने का तरीका भी बताया है और संचय किया है हमने। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी मेहनत से हमने सरल भाषा में ढूंढ ढूंढ कर ये लिखे हैं। तो देखते हैं, पहले वैश्वीकरण की परिभाषा है। प्रश्न उत्तर संख्या 25 है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। 25वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। तो विश्व के सभी राष्ट्रों को आर्थिक रूप से, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक रूप से जोड़ने की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण कहते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। उसके बाद इसके लाभ भी बुझिए। तो वैश्वीकरण के लाभ, ये आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है, मैंने इसमें सिर्फ एक बुझा है लेकिन मैंने 3-4 बता दिए हैं, आपको जो सरलता लगे वो लिख दीजिए। नवीन तकनीकों का आगमन, ये लिख देना आपको कि मतलब वैश्वीकरण से सभी देशों में आवागमन होता है, जिससे नई नई चीज़ों का आगमन होता है, नई नई तकनीकें आती हैं। संस्कृतियों का आदान प्रदान, जब हमारे देश के लोग बाहर जाएंगे, वहाँ के देश लोग मतलब यहाँ आएंगे, तो संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होगा। उसके बाद तीसरा है, विश्व के सभी राष्ट्रों में प्रेम व नज़दीकी बढ़ना। प्रेम भी बढ़ रहा है, नज़दीकी बढ़ रही है, सौहार्द, प्रेम सब बढ़ रहा है आवागमन से। उसके बाद चौथा पॉइंट है, जीवन स्तर में वृद्धि। ये इम्पोर्टेंट है, जीवन स्तर में भी वृद्धि हो रही है। जब व्यापार हो रहा है, आयात निर्यात, इससे नई नई चीज़ों का व्यापार हो रहा है, तो जीवन स्तर में वृद्धि हो रही। कई देश काफ़ी विकसित हुए हैं और कई देश अभी भी विकासशील हैं। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 8वां में है। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको, इसमें यदि एक बुझे लाभ तो चाहे 2 लिख दीजिए, लेकिन एक बुझ रहा है तो एक ही लिखिएगा। मैंने आपको बता दिए सिर्फ, लेकिन आपको ये नहीं 3, 4, 5 लिखना है, सिर्फ एक लिख देंगे तब भी सही। जितना पूछे उतना ही लिखिए, अब व्यर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। ये भी 3 नंबर का है, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए 3 कदमों की व्याख्या कीजिए। मतलब भारत सरकार, बात एक ही है, तो इसमें यही प्रश्न था। भारत में विदेशी निवेश को, यानी भारत सरकार ही तो उठाएगी, तो यही है उत्तर। देखते हैं, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं। पहला है कि विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया। मतलब जो विदेशी निवेश है या मुद्रा वगैरह है, मतलब विदेशी जो आयात निर्यात होते हैं या उनके बीच जो आने वाले प्रतिबंध है, अवरोध हैं, उनको हटाया गया। ये एक पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा है, तकनीकी तथा विदेशी कच्चे माल के आयात पर से प्रतिबंध हटाया गया। जो प्रतिबंध लगा हुआ था विदेशी कच्चे जो माल थे पर, उनसे प्रतिबंध हटाया गया, जिससे विदेशी निवेश हो। इसका तीसरा पॉइंट है कि उद्यमों को, उद्यम किन्हें कहते हैं, जो मतलब परिश्रमी है, कार्य करने वाले हैं, उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा को हटाया गया। जो मतलब ये आयात निर्यात व्यापारी वगैरह हैं, जो उद्यम परिश्रमी लोग हैं, को स्थापित करने की लाइसेंसिंग मतलब प्रथा एक थी, उसी को हटा दिया गया, जिससे कि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। ये मेन बिंदु है। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कीजिएगा। तो अगले के जो प्रश्न है, विस्तृत स्तरीय प्रश्न और मानचित्र संबंधी प्रश्न, वो हम अगली वीडियो में 4th पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो का 3rd पार्ट था।
यदि आपने पहले की जो वीडियो को नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।